हाँ जी, लो। अब है जी ग्लास ब्लोइंग, ट्रांसफॉर्मिंग मॉडर्न ग्लास, ट्रांसफॉर्मिंग मॉडर्न ग्लास, ग्लास ब्लोइंग। ग्लास ब्लोइंग एक पारंपरिक कला तकनीक है जिसमें विभिन्न वस्तुओं कृतियों को बनाने हेतु गर्म पिघले हुए ग्लास में हेरफेर किया जाता है। इसमें अत्यधिक कौशल, धैर्य और सटीकता की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें कलाकार बलो, पाइप, मोल्ड और कैंची जैसे उपकरणों का उपयोग तरल सामग्री को सुंदर आकार में करता है। पहले तो आप ये सोच लो, भाई मान लो कोई गिलास बनाना है कांच का, तो क्या करना पड़ेगा? जो कच्चा माल है, जो भी उनके पास में उपलब्ध है, मिट्टी है या और है जिससे ये बनते हैं, या मान लो कि कांच के टुकड़े पड़े हैं, घड़े सारे बोतलें पड़ी हैं, वो फोड़ के उन्होंने कोई सुंदर ग्लास बनाने हैं, या कोई पोट बनाना है, या कोई जो कांच के बर्तन होते हैं, कोई केतली बनानी है, या कप बनाना है, या कोई ट्रे बनानी है, कुछ भी बनाना है उन्होंने, तो पहले तो वो उसको गर्म करेंगे, तभी उसको किसी ना किसी नया रूप दिया जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था, अभी वो आगे आएगा, फिर वो जो बात मैंने आपको बताई थी वो चीज अब आगे आने वाली है, हम पढ़ेंगे। तो बात इसमें यही हो रही है, नाम बस थोड़ा सा अंग्रेजी में दे दिया, ग्लास ब्लोइंग। ब्लोइंग का ब्लो मीन्स क्या होता है? उबालना। भी गिलास को उबालना है, तकड़ो गर्म करना है, गर्म करके उसको फिर फूंक फाक मार के किसी में डाल डूल के सांचे सुंचे में एक कलाकृति बनानी है, वो है ग्लास ब्लोइंग। इसको कांच उड़ाना भी कहते हैं। तो मान लो गिलास उबलने लग रहा है, कांच उबलने लग रही है, तो बाद में उड़ती भी होगी, क्या पता। तो कांच उड़ाना भी इसको कहते हैं। और रियल में ये क्या है भाई, कांच को तकड़ा गर्म कर लिया, और गर्म करने के बाद में उसे मान लो किसी में डाल रहे हैं तो फूंक मार रहे हैं, और फिर वो एक नया रूप, एक कलाकृति हमारे सामने आएगी। वह टेक्निक है या अर परंपरागत है, प्राचीन है। पढ़ लें जी आगे इसको, लो जी। ग्लास ब्लोइंग एक पारंपरिक कला तकनीक है जिसमें विभिन्न वस्तुओं कृतियों को बनाने हेतु गर्म पिघले हुए ग्लास में हेरफेर किया जाता है। तो हेरफेर तो करना ही पड़ेगा। मान लो किसी में पलट दिया, ज्यादा है तो उसको काट लिया, मोटा है तो उसको पतला कर दिया, उसमें सांचे में डाल दिया, उसका मतलब है हेरफेर। हेरफेर का मतलब यह कौन है, उसके जेब मतलब कोई पैसे पूसे काटने, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ज्यादा सामग्री गिर गई तो उसको बाहर निकालना है, इस तरीके का है ये। मान लो घोल ज्यादा बन गया, जितनी जरूरत है उतना ही डालना है, उस हिसाब से इसको तोड़ मरोड़ के सांचे में डाल के पिघले हुए को एक नया रूप देना है, वो है। हेतु गर्म पिघले हुए गिलास में हेरफेर किया जाता है। इसमें अत्यधिक कौशल, धैर्य और सटीकता की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें कलाकार बलो, पाइप, मोल्ड और कैंची जैसे उपकरणों का उपयोग तरल सामग्री को सुंदर आकर्षक में बदल देता है। बात यह है, हम घना डिटेल में करने लग रहे हैं, वहां पे हमने यदि ये क्वेश्चन इस प्रकार के आते हैं, ये कैंची कुंची यदि आप भूल जाओ ना, ये देखो, तो कोई चक्कर को नहीं, सीधा इसको अपनी भाषा में लिखना है भी। उसको फूंक मारते हुए गर्म पिघले हुए तरल ग्लास को एक नया रूप देने के लिए, नई कलाकृति बनाने के लिए जो काम किया जाता है वो क्या है, वो ये। ठीक है जी, लो। ग्लास ब्लोइंग नामक कला या विज्ञान में, कला या विज्ञान में इसके बारे में कह रहे हैं। गर्म गर्म मैंने डाल दिया ये बीच में। विज्ञान में पिघले हुए कांच की छोटी कलाकृतियों से लेकर कांच के शीशे तक विभिन्न प्रकार के डिजाइन और वस्तुओं को आकार देने का कार्य किया जाता है, जो कि पिघले हुए कांच के बुलबुले में थोड़ी मात्रा में हवा फूंक कर किया जाता है। इसे कांच उड़ाना भी कहते हैं। बताओ इसमें क्या हो रहा है, मैंने पहले बता दिया आपको। भी मान लो ये यूं कह रहा है भी पिघला हुआ कांच है, तो उसको तो कोई चक्कर ही नहीं है भी, जितना बड़ा सांचा है या जैसे भी तूने बनाना है, बड़े से बड़ी आकृति बना ले, छोटे से छोटी बना ले, तूने उसको जब पिघला ही लिया, तूने उसको काबू ही कर लिया, तो तू उसको जैसे मर्जी बना ले। वो बात होने लग रही है। ग्लास ब्लोइंग नामक कला विज्ञान में गर्म पिघले हुए कांच की छोटी कलाकृतियों से लेकर कांच के शीशे तक विभिन्न प्रकार के डिजाइन और वस्तुओं को आकार देने का कार्य किया जाता है, जो कि पिघले हुए कांच के बुलबुले में थोड़ी मात्रा में हवा फूंक कर। तो बुलबुला यदि भूल जाओ तो यूं कह लेना भी, जिस पात्र में डाल रखा है वो कांच का घोल, उसके अंदर फूंक मार के उसको ठंडा कर लेता है, यूं है ये। ठीक है जी। अरे बुलबुला यदि याद रह जाए तो ज्यादा अच्छी बात है। फूंक कर किया जाता है, इसे कांच उड़ाने की कला भी कहते हैं। देखो, इससे सरल नहीं हो सकता। ये हमारी
आपसी जबान के अंदर लिखा हुआ है। हाँ जी। अब है जी मूर्ति कला। ये देखो आप, मूर्ति कला, इस पे क्वेश्चन यदि एग्जामिनर ढंग का है तो 10 नंबर का एक क्वेश्चन दे सकता है, और यदि आ जाए तो आप इसको एज इट इज लिख देना। और ये कहीं मूर्ति कला छोटी आ जाए, देखो मूर्ति कला तो पेपर में आनी ही आनी है, कहीं भी आ जाए ये वाला मैटर तो हमने उसके अंदर फिट करना ही है। 10 नंबर का आ जाएगा तो उसके लिए फिर इसमें देखो मैंने प्रकार तो दिए हुए हैं लेकिन उनको क्लियर नहीं किया। जैसे मान लो टेराकोटा है, टेराकोटा को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं जी। टेराकोटा कला के अंदर जो मूर्तियां या खिलौने जो बनाए जाते हैं वो मिट्टी को पहले उनको बना लिया जाता है खिलौनों को, फिर उसको एक भट्टी होती है आग में तपा लिया जाता है और फिर उनके ऊपर कुछ और कलाकृति करके उनको सेल कर दिया जाता है। ये है टेराकोटा कला। तो पढ़ लेंगे इसको बाद में, पहले ये देखो इसका सब टाइटल देखो आप। मूर्ति कला, भौतिक दुनिया को आकार देना। भौतिक दुनिया को आकार देना, भौतिक कौन है? भौतिक हम है, ये है भौतिक दुनिया, उसको आकार देना। शेपिंग द फिजिकल वर्ल्ड, शेपिंग द फिजिकल वर्ल्ड, ये है मूर्ति कला। ये इसका सब टाइटल है, ये लिखना है यदि वो आ जाए तो आपके पेपर में। हाँ जी, तो ये क्लियर हो गया, भौतिक दुनिया को आकार देना है अब हमने मूर्ति कला में। दे दोगे? चलो जी देते हैं। उसी तरीके से देखो, पहले हिस्ट्री लिखेंगे तभी जुड़ेंगे हम तो। मूर्ति कला हजारों वर्षों से प्राचीन सभ्यताओं से ही चली आ रही कलात्मक अभिव्यक्ति का एक रूप है जिसमें पत्थर, धातु या लकड़ी जैसी भौतिक सामग्रियों को त्रिआयामी वस्तुओं, मूर्तियों, कलाकृतियों, कृतियों का आकार दिया जाता है। बताओ क्या जोर आ रहा है इसमें? यूं लिख रहे हैं भी मूर्ति कला जो है हमारे प्राचीन सभ्यताओं से चली आ रही है। पता ही अपनों को सभ्यताएं पढ़ रखी हैं और पढ़ लेंगे, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इसकी भूमिका में भी प्राचीन टाइम से ही चली आ रही है। जो हमारे पास में है, पत्थर है, लकड़ी है या मिट्टी है, उन सबको एक तराश कर नया रूप देना है, वो मूर्ति कला है। भी मान लो कि पत्थर है, उसको तराशा और उससे जो बन रही आकृति वो मूर्ति है और कलात्मक अभिव्यक्ति है। मूर्ति कला हजारों वर्षों से प्राचीन सभ्यताओं से चली आ रही है, कलात्मक अभिव्यक्ति देने का एक रूप है जिसमें पत्थर, धातु या लकड़ी जैसी भौतिक सामग्रियों को त्रिआयामी वस्तुओं, मूर्तियों, कलाकृतियों का आकार दिया जाता है। देखो क्यों, कैसे, कहां। ऊपर लिखा हमने भौतिक दुनिया, भौतिक दुनिया, और भौतिक दुनिया का मतलब है ये रही भौतिक सामग्री। ये फिलोसफी है भौतिक दुनिया, ये मत समझ लेना भी मान लो कि कोई जनता है, नहीं नहीं, भौतिक दुनिया से मतलब है जो भौतिक सामग्रियां हैं। जो भौतिक सामग्रियां हैं, पत्थर है, उसको आकार देना, वो है मूर्ति कला। तब ये टाइटल बना और इस टाइटल को यहां पर एक्सप्लेन किया और आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया है कि मूर्ति कला जो है उसका सब टाइटल हमने क्या लिखना है? भौतिक दुनिया को आकार देना। और भौतिक दुनिया कौन सी है? भौतिक सामग्री है। और भौतिक सामग्री कौन सी है? पत्थर है। उसको उसके माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति करना। जैसे कि मान लो किसी के अंदर कृष्ण की मूर्ति बन गई, भी बाहर जो कृष्ण की मूर्ति घूम रही है बात तो काली है और मैं गोरी बनाऊंगा, तो आप इसको यूं समझ लो। हाँ जी, लो जी, अब देखो जो वो काम करते हैं हमने वो ही लिखना है। भी मूर्ति कला करनी है, पत्थर को तराशना है, तो क्या चीज की जरूरत पड़ेगी? मूर्ति कला में छेनी, हथौड़े, रास ड्रिल माध्यम में हेर फेर करने हेतु विभिन्न उपकरणों और तकनीकों का उपयोग किया जाता है। प्रत्येक का अपना एक विशिष्ट उद्देश्य होता है। यह प्रक्रिया लंबी और थकाऊ होती है, 1 मिनट में नहीं बनती, जोर बहुत लगता है, लंबी और थकाऊ होती है। परंतु अंतिम उत्पाद, जैसे कि जो मूर्ति या जो वो कलाकृति बनाना चाहता वह बन गई तो उसकी थकावट फिर उतर जाती है। वही आर्टिस्ट होते हैं। सामने आने पर फायदेमंद भी होती है। मूर्तियां छोटी मूर्तियों से लेकर विशाल स्थापनाओं तक हो सकती है जो पूरे कमरे या बाहरी स्थानों को भर देती है। मेरे हिसाब से आपको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है जी।
समझ में आ रहा है कि साथियों कि ना? और मेरे हिसाब से तो आ रहा है, कमेंट कर दो। लो बैटरी आ गई इसमें तो अब क्लास बंद हो रही है मेरे ख्याल से। रुको एक बारी। लो बैटरी आई है। हाँ जी, आ रही है क्लास? हाँ जी, चेक कर लो एक बारी। टाइम देख लो आप। हाँ जी, हाँ जी, बड़ा व्यवधान आ गया था, लाइट लूट चली गई थी और दोबारा स्टार्ट होगी है क्लास। हाँ जी, स्टार्ट करें। देखो बड़ा अच्छा था ये, मूर्ति बन गई हमारी तो बीच में। कोई बात को नहीं। मूर्ति कला में छैनी तोड़े रास ड्रिल में हेर फेर हेतु विभिन्न उपकरणों और तकनीकों का उपयोग किया जाता है। यह प्रक्रिया है, मेरे हिसाब से समझ में आ गया आपको क्यों मास्टर ने सेको लो। हाँ जी, सभी प्राकृतिक या कृत्रिम धातु, कड़े और मुलायम पत्थर। पत्थर पत्थर कच्ची मिट्टी, मुलायम। देखो ये वाला जो है पत्थर, इस मुलायम पत्थर के साथ है, क्योंकि पत्थर भी कई प्रकार के होते हैं और पत्थर है। सभी प्राकृतिक या कृत्रिम धातु, कड़े, मुलायम पत्थर, पत्थर, कच्ची मिट्टी, हाथी दांत, सीप, लकड़ी इत्यादि उपादानों को उनके स्वभाव के अनुसार घड़कर, उबार कर, पीट कर, खोद कर, हाथ से या औजार इत्यादि से सांचों द्वारा बनाई गई आकृति मूर्ति कहलाती है और इस प्रक्रिया को मूर्ति कला कहते हैं। अब बताओ क्या इतना आसान हो रहा है काम? लो जी, मेरे हिसाब से बताने की जरूरत नहीं है आपको, ये क्लियर हो गया। और जो पीडीएफ है तैयार पड़ी है वो 2 बार रीडिंग लगाना और इस क्वेश्चन को अपनी जेब में डाल लेना। पक्का कर दिया। इस प्रक्रिया को मूर्ति कला कहते हैं। मूर्ति कला के प्रकार आ देखो, मूर्ति कला के प्रकार देखो, ये टेराकोटा, सांचा विधि, फाइबर कास्टिंग, सीमेंट कास्टिंग, कास्ट ढलाई, स्टोन कार्विंग। ये जिस प्रकार से इन पदार्थों के नाम लिखे हुए हैं उसी हिसाब से ये बन जाती है। डिटेल में यदि मान लो जरूर है, हम करेंगे इसको। जो टेराकोटा है, जो मिट्टी से जो बनाई जा रही हैं कलाकृतियां या मूर्तियां, उनको भट्टी में तपा लेते हैं। सांचा विधि, मान लो भी कोई सांचे द्वारा बनाई जा रही है। कास्ट ढलाई, फाइबर सीमेंट द्वारा बनाई जा रही है। स्टोन कार्विंग जो भी है पूरा डिटेल में हम लोग कर लेंगे अभी जब आगे आएगा। अब के लिए इतना इनफ है, मूर्ति कला क्लियर होगी। हाँ जी, निष्कर्ष अभी पड़ा है। चलो, मूर्ति कला, मूर्ति मूर्ति कला का एक अनूठा पहलू है अंतरिक्ष से बात करना। अंतरिक्ष से बात करना जो कला के अन्य रूप नहीं कर सकते। आल्यो मतलब मूर्ति कला एक ऐसी कला है जो अंतरिक्ष से बात करती है, कला के अन्य रूप नहीं कर सकते। यह बात बतावा फिलोसफी है या नहीं कर सकते। एक मूर्ति कला का टुकड़ा प्रकाश और छाया को बदलकर एक परिदृश्य या आंतरिक स्थान के भीतर
नए केंद्र बिंदु बनाकर किसी क्षेत्र को देखने के हमारे तरीके बदल सकता है। हाँ जी, सीधा सा इसका आप यूं समझो भी ये जो मूर्ति कला है या टुकड़ा है, जो प्रकाश का जो रंग आ रहा है, अभी मान लो वो उस पर टक्कर खा के और प्रतिबिंब होके हमारा जो हम जो जिस एंगल से देख रहे हैं वो उसको चेंज कर सकता है, वो बात है ये। हाँ जी, यह तकनीक हमें अपनी, ये देखो ये हमारी पहली यूनिट है, उसके अंदर ये शब्द आया हुआ है, इसको थोड़ा डिफाइन करेंगे। यह तकनीक हमें अपनी स्पर्शनीय गुणवत्ता और मूर्त उपस्थिति के साथ यह हमें कार्य के साथ शारीरिक रूप से जुड़ने के लिए आमंत्रित करती है। मतलब कहने का यूं है, जैसे कि मान लो कोई कलाकार है, कारीगर है, वो किसी पत्थर को या किसी धातु को गढ़ रहा है, बना रहा है, तो वो शारीरिक तौर से फिजिकली उससे जुड़ जाता है, उससे स्पर्श करता है। इस हिसाब से आप इसको समझ लो। हाँ जी, अब है जी पेस्टल पेंटिंग। पेस्टल पेंटिंग ये क्या है? सॉफ्ट कलर्स एंड ब्लेंडिंग। सॉफ्ट कलर्स एंड ब्लेंडिंग ये इसका उपनाम है। मुलायम रंग और सहमिश्रण, मुलायम रंग और सहमिश्रण, पेस्टल पेंटिंग, पेस्टल पेंटिंग। हाँ जी, चाय पी लो भाइयों, मैं साथ साथ पी लेता हूं, आप इसको देखो स्लाइड को। लंबी चलेगी क्लास, मैंने आपको बता दिया था उस दिन। हाँ जी, यह एक अनूठी कला है जो कला के आश्चर्यजनक कार्यों को बनाने के लिए नरम नाजुक रंगों और सहमिश्रण तकनीकों का उपयोग करती है। तेल या एक्रेलिक पेंट जैसे अन्य मीडिया के विपरीत पेस्टल बिना किसी बाइंडर या फिलर के शुद्ध रंग द्रव्य से बने होते हैं, जो कागज या कैनवास पर रंग के अधिक प्रत्यक्ष अनुप्रयोग को अनुमति देते हैं। पेस्टल के साथ काम करने का एक मुख्य लाभ रंगों के एक साथ सहजता से मिश्रित करने की क्षमता है। पेस्टल पेंटिंग में क्या है? यह एक अनूठी कला है जो कला के आश्चर्यजनक कार्यों को बनाने के लिए नरम नाजुक रंगों को सम्मिश्रण तकनीकों, एक्रिलिक पेंट जैसे अन्य मीडिया के विपरीत पेस्टल बिना किसी बाइंडर या फिलर के शुद्ध रंग द्रव्यों से बने होते हैं, जो कागज या कैनवास पर रंग के अधिक प्रत्यक्ष अनुप्रयोग की अनुमति देते हैं। पेस्टल के साथ काम करने का एक मुख्य लाभ रंगों को एक साथ सहजता से सहमिश्रण करने की क्षमता है, मिश्रित करने की क्षमता है। क्यों हो रहा भाई? ऐसा है जी, मैंने कमेंट देखा है आपका, हमारे साथी हैं वो यूं कहने लग रहे हैं कि जी पीडीएफ साथ साथ दे दो। तो साथियों, एक भी पीडीएफ में तो राखी को नहीं, और ये जो कंटेंट चलन लग रहा है इसका रेडी पड़ा है, वो आपको तुरंत मिल जाएगा। कोई सेकंडों या मिनटों का ये हेरफेर होएगा, हमने रख के क्या लेना है, आपके लिए बनाया है ये, भी आप करोगे तो हम भी करेंगे। तो आप लोग किसी भी प्रकार के कंटेंट या पीडीएफ की चिंता ना करे करो, मैं तो तैयार हूं। अभी देख लो, मेरे ख्याल से 1.25 घंटा होने वाला है और अभी ये क्लास और चलेगी। मेरे अंदर तो इतनी ताकत और है, मैं था ना 4 घंटा और पढ़ा दूं, लेकिन वो हार मान गया हमारा जो टाइप करने वाले जो बंदे हैं। वह क्या मास्टर जी कंटेंट थे जितनी जल्दी करो वो वह को, नहीं तो बात ये है कंटेंट रेडी होएगा, विदाउट कंटेंट कोई फायदा नहीं है काम करने का। इतनी जल्दबाजी आप ना करो, कोई फायदा को नहीं इन बातों का। बाकी थारी मर्जी है, कंटेंट और पीडीएफ आपको मिलेगी। कल संडे था, सारा का सारा आपको दे दिया था। आप लोगों ने, कईयों ने देर कर दी होगी, कईयों ने पीडीएफ नहीं कढ़ाया होगा फोन में से, मैं को नहीं देर करी।
और यह बात सत्य है, कोई ना कोई रह गया होगा कि जी काम हो गया, लेकिन आए मर गया दे दो, हम दे रहे हैं आपको, कोई चिंता ही नहीं है, तैयार है काम। हाँ जी। रंग के अधिक प्रत्यक्ष अनुप्रयोग की अनुमति देते हैं। पेस्टल के साथ काम करने का मुख्य लाभ रंगों को एक साथ सहजता से मिश्रित करने की क्षमता है। अब है जी कलम और स्याही चित्र, पेन एंड इंक ड्राइविंग, परिशुद्धता और विवरण, प्रीसिंग एंड डिटेल। ठीक है जी, ये इसका उपनाम है, कलम और स्याही चित्र। इतना आसान है ये। यह एक क्लासिक तकनीक है जिसका उपयोग अधिक विस्तृत और सटीक कलाकृति बनाने के लिए सदियों से किया जाता रहा है। इसमें कलाकार कलम और स्याही का उपयोग करते हुए रेखाओं पर प्रभावकारी स्तर का नियंत्रण प्राप्त करते हैं, जिसके द्वारा जटिल पैटर्न, बनावट और छायांकन बनाया जाता है। इसका उपयोग कागज, कैनवास, यहाँ तक कि लकड़ी एवं अन्य सतहों पर किया जाता है। कलाकार विभिन्न प्रकार के पेन, डिप पेन, तकनीकी पेन का प्रयोग करता है। वो ये करते आ रहे हैं हम लोग, कलम और स्याही द्वारा जो चित्र बनाए जाते हैं, उस हिसाब से आपको समझ में आ गया। ये एक क्लासिक तकनीक है जिसका उपयोग अधिक विस्तृत और सटीक कलाकृति बनाने के लिए सदियों से किया जाता है। इसमें कलाकार कलम और स्याही का उपयोग करते हुए रेखाओं पर प्रभावकारी स्तर का नियंत्रण प्राप्त करते हैं, जिसके द्वारा जटिल पैटर्न, बनावट और छायांकन बनाया जाता है। इसका उपयोग कागज, कैनवास, यहाँ तक लकड़ी एवं अन्य सतहों पर भी किया जाता है। कलाकार विभिन्न प्रकार के पेन, डिप, तकनीकी पेन का प्रयोग करते हैं। ठीक है जी। देखो, केवल आप नहीं, मोस्टली जो कैंडिडेट हैं वो सब एक ही बात कह रहे हैं, इथे बाद में पढ़ाइयो, बाद में करियो, माने कंटेंट दे दो। तो मैं उन सबको ये कहना चाह रहा हूं भी हमसे ज्यादा ज्ञानी हैं वो लोग जो कंटेंट मांग रहे हैं या और है। यदि बाजार में मिलता तो थे कोनी अंता हो रहा है ही नहीं। दिक्कत ये है। हाँ है, 2 किताबों में है, 4 में है, 5 में है, चीज ही वही है काम की। मारे को रोज फोन आवे है कि जी 1.5 2 घंटा तो मारू क्लास कौन लागे, चलो कई हिसाब भी है भाई, यहाँ कहे कि जी मैं क्लास तो थारी लगा ली, तो 1.5 2 घंटा थाने कौन सुने, मैं तो भी ने तेज तेज करके सुना। तो थे जिया मर्जी सुन लियो, जो कंटेंट जैसे बनता जा रहा है वो मिलता जा रहा है। कंटेंट यदि बाजार में उपलब्ध होता तो थे सारा इतना समझदार हो, कोई को नहीं लगावे, क्योंकि समय बहुत कीमती है। मैं बात पैसों की नहीं कर रहा, हम 1 2 घंटे फोन पे वैसे ही मत्था मार लेंगे, वह रील बना लेंगा, व्हाट्सअप देख लेंगा, लेकिन काम की चीज को नहीं देखा। बिरा थे ठीक को बिल्कुल बहुत दौरो है काम की चीज देखने खातर फोन। तो समस्या यह हो रही है, मुझे इस बात का भी पता है भी नहीं कैंडिडेट जो है वह को नहीं देखा क्लास, ठीक है, लेकिन उनको यूं है कंटेंट मिल जाए तो हम दबा दब पहले करके बैठ जाएं। पेपर देन मैं थारे सागे चलांगा, थारू पहला पहुंचांगा, यह बात भी पक्की है। हाँ जी, तो ये आपको समझ में आ गया। प्रिंट मेकिंग ये भी एक पारंपरिक तकनीक है। 10 नंबर पॉइंट आया है अभी। प्रिंट मेकिंग पुनरुत्पादन की कला, द आर्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, द आर्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। प्रिंट मेकिंग पारंपरिक पेंटिंग या ड्राइंग तकनीक के विपरीत प्रिंट मेकिंग एक कलाकृति की लगातार गुणवत्ता के साथ कई प्रतियां बनाने की अनुमति देता है। ये यूं कह रहा है कि पारंपरिक जो पेंटिंग है ना, प्राचीन बी ने बनाने में तो लगा है जोर और टाइम, लेकिन यह जो उनसी प्रिंट मेकिंग आई है ना तकनीक, बिन्नू बटन दबा के और ढेर सारी इकट्ठी काट दे, चाहे फोटो कटवा लो चाहे फोटो कॉपी कटवा लो, ये बात है। ये आ गया समझ में। पारंपरिक पेंटिंग या ड्राइंग तकनीक के विपरीत प्रिंट मेकिंग एक कलाकृति की लगातार गुणवत्ता के साथ कई प्रतियां बनाने की अनुमति देता है। कैसे भी मान लो ये जो प्रिंट मेकिंग है, कंप्यूटर वाले जो कोरल ड्रा के अंदर बना दी ना, बढ़िया सोनी फोटो बना दी और ठीक ठाक इंक अंक है, तो जैसी उस कंप्यूटर में बनी है वैसी घसदनी 12 काट दे, बात यह हो रही है। प्रिंटिंग बनाने को देता है। प्रिंट मेकिंग का एक लोकप्रिय प्रकार है रिलीफ प्रिंटिंग, जिसमें लकड़ी या लिनोनियम जैसी सामग्री एक ब्लॉक
को तराशा जाता है। सीधा सा यूं समझो भी, ये जो रिलीफ प्रिंटिंग है ये प्रिंट मेकिंग का एक लोकप्रिय प्रकार है, जिसमें लकड़ी या लिनोनियम जैसी सामग्री एक ब्लॉक को तराशा जाता है, फिर स्याही को सतह पर लगाया जाता है और फिर कागज पर स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप नक्काशी डिजाइन की दर्पण छवि बन जाती है। कहने का मतलब यूं है भी, जो फोटो या जो चीज बनानी है ना, उसको पहले लकड़ी या लिनोलियम जैसी सामग्री के एक ब्लॉक पर बना लेते हैं। भी बाज की कोरनी है नहीं तस्वीर, वह लकड़ी के ऊपर पहला बना ली, बन गई, फिर स्याही को सतह पर लगाया जाता है, फिर इंक को सतह पर लगा दिया जाता है और फिर कागज पर स्थानांतरित कर लिया जाता है। कैसे? लकड़ के ऊपर चित्र कोर लिया, स्याही लगा दी, फिर वो जो लकड़ वाला फट्टा है या जो भी आप समझ लो, जैसे भी आप समझ पाओ, तो कागज के साथ उसका मिलना करवा देते हैं, तो वो वाली जो तस्वीर है वह कागज के ऊपर छप जावे। तो हिंदी में लिखा हुआ है भी, जैसी सामग्री एक ब्लॉक को तराशा जाता है, फिर स्याही को सतह पर लगाया जाता है, फिर कागज पर स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप नक्काशीदार डिजाइन की दर्पण छवि बन जाती है। आपको समझ में आ गया है? हाँ जी। प्रिंट मेकिंग की एक अन्य प्रकार इंटेगिलियो प्रिंटिंग है, जिसमें एसिड या अन्य संरक्षक पदार्थों का उपयोग करके धातु की प्लेट में लाइनें खोदना शामिल है। इंटेगिलियो प्रिंटिंग आदि विश्वसनीय रूप से विस्तृत छवियां उत्पन्न कर सकती है। प्रकार है उसके, डिटेल में बाद में और पढ़ेंगे, इनफ है इतना एक बारी। आज अब आ गया मेटल वर्किंग। धातुओं से सुंदर बनाना या धातुओं को सुंदर बनाना, मेटल वर्किंग। मेटल वर्किंग जितने भी धातु हैं, सोना है, कांच है, तांबा है, सिल्वर है, उन सबको जो उनसे जो आभूषण बन रहे हैं या कलाकृति बन रहे हैं या बर्तन बनने लग रहे हैं, वो बात होगी इसमें। प्राचीन कला है, आपको पता ही है। तो क्रिएटिंग ब्यूटी विद मेटल्स, मतलब ब्यूटी बना रहे हैं किसके साथ में? धातुओं के साथ में। तो ये इसका उपनाम है, जरूर आपने लिखना है। वही है, यह एक प्राचीन कला है जिसमें धातुओं को विभिन्न रूपों में आकार देना और हेरफेर करना होता है। इस तकनीक का उपयोग सदियों से कला, आभूषण, हथियार इत्यादि की सुंदर कलाकृतियां बनाने के लिए किया जाता है। इस तकनीक में धातुओं को आकार देने के लिए हथौड़े, हथौड़े लिख दिया भाई, ये तो हथौड़े है यहाँ, हथौड़े, निहाई, चिमटा और मशाल, या मशाल बाग उन्हीं जो से उठा रखी है अपनों ने, या मशाल दूसरी है, वो वहां पे उनके पास में होती है, सुनार के पास में, उसको लगा के जला लेते हैं, फिर उसमें पका लेते हैं, वह मशाल कह लो थे। हाँ जी, सुंदर कलाकृतियां बनाने के लिए किया जाता रहा है। इस तकनीक में धातुओं को आकार देने के लिए हथौड़े, निहाई, चिमटा और मसाल इत्यादि का उपयोग करते हैं। लो जी, ये पढ़ो आप, ये एक लाइन में आपको याद हो जाएगा। सोना, चांदी, तांबा, कांस्य, लोहा जैसी धातुओं का उपयोग आमतौर पर धातु कर्म में किया जाता है। इस तकनीक में धातु को तब तक गर्म किया जाता है जब तक वह अपनी प्लास्टिक अवस्था में ना आ जाए। मतलब धातु को, किसी को, सोने को, चांदी को, पीतल को तब तक गर्म किया जाएगा जब तक वो लिक्विड ना हो जाए। यह बात है। जहां जिस अवस्था में कलाकार अपनी दृष्टि के अनुसार आकार देना चाहता है, मतलब पिघला लिया, उसके माइंड में है कोई ना कोई ऐसी कलाकृति या आभूषण का आकार, तब तक गर्म करेगा जब तक उसके माइंड में जो तस्वीर घूम रही है वह सही ना बने। यह बात है, आकार देना चाहता है। इस प्रकार से पदार्थ पर्याप्त रूप से गर्म हो जाने पर कलाकार, मेटल वर्कर अपने मन या दिमाग तथा अंदर की कला को बाहर उकेरने, अंदर की कलाकृति को बाहर उकेरने, बनाने हेतु गर्म धातु को तोड़ना, मरोड़ना, घुमाना, पीटना, मारना प्रारंभ कर देता है और एक नया रूप, कला, सौंदर्य, कलाकृति, क्रिएशन बनाता है, जिसे देखकर दर्शकों के मन को, आंखों को, दिमाग को प्रसन्नता, आनंद का एहसास होता है। यही कला में धातु कला है। आपको समझ में आ गया होगा भाई। मान लो उसको तो बनाने में मजा आ रहा है, तो कोई आभूषण बन गया और फिर देखने वाले को भी खुशी होने लग रही है, उसका काम कह लो या उसका
क्रिएशन कह लो या उसकी कला कह लो, बात ये थी। बिल्कुल आपको ये एज इट इज, ये देखो अपनी भाषा में लिखा हुआ है, ये वो नहीं है। तो ऐसा एज इट इज आप लिखोगे तो बल्ले बल्ले है, बताओ इसमें क्या जोर आ रहा है। बनाने वाले ने चीज बना दी, देखने वाले को भी अच्छा लगने लग रहा है। धातु उठाया था उसने, उसको गर्म करा, पीटा, सांचे में डाला और कलाकृति बना के आपके सामने धर दी। काट भैया पीसा ले जा। हाँ जी, लो अब है जी चीनी मिट्टी की चीजें, मिट्टी को कला में डालना, सेरेमिक्स। बताइए आज को आजकल अपने कितने जो चीनी मिट्टी के बर्तन हैं वो सब यूज होने लग रहे हैं, क्योंकि धातु तो बहुत महंगा है। पहले तो बर्तन सोने चांदी के भी हुआ करते थे, ठीक है, और फिर वो सोने चांदी से आगे अपने पीतल पे, कांसे पे आ गए, फिर स्टील आ गया, उसके बीच में सिल्वर भी आ गया था, सारी चीजें आ गई। ईब तो ये भी बहुत महंगे हैं। अब बर्तन डिस्पोजल देखे होंगे ना आपने, में खाने की प्रत्येक चीज की इतनी बेइज्जती है उस डिस्पोजल में। अरे जनता नू खावे कि जैसे कि पता नहीं क्या हो गया होगा। प्लास्टिक के, कागज के, गंदे कागज के वो बर्तन बने होते हैं, लेकिन बड़े बड़े लोग यूं खावे कि बस ओ हो जान आ गई। वो बीमारी है रियल के अंदर। जिस कागज से, जिस प्लास्टिक से वो बनते हैं, उनके अंदर वो अंश तो है ही, और उसके अंदर गाल के फिर कहीं तो भी चाटा हो रहा है, ठीक है। और जैसे कि क्या बताऊं मैं आपको, ये गोलगप्पे वाले जो है भाई, इतनी छोटी सी कटोरी रखे, मैं यार क्यों गोलगप्पा की बेइज्जती करे यार, क्या मैं खुआवे है तू पहले वो स्टील वाली प्लेटी हुए भी मैं खुआ खू दे यारो। तो अपने सब्जेक्ट पे वापिस आ जाओ। तो वैसे तो मिट्टी के बर्तन बड़े अच्छे आजकल चले हुए हैं, मिट्टी का दौर आया हुआ है। और बाकी आप समझ गए, आप वैसे तो दौर उसका है, कह जी आपने यहाँ करो। इनसे तो अच्छे वो पत्तल हैं, पहले पत्तल में खाना परोसा परोसा जाया करता था, वो ठीक है इनसे। लेकिन ये जो बर्तन अब आने लग रहे हैं ना डिस्पोजल, कह जी कोई फंक्शन है के करो, क्या आपने यहाँ करो डिस्पोजल लिया हो पहला तो। क्यों? अरे बर्तन कौन मांजागो यार, बर्तन मांजने वाला लोग ही कौन रहा। ना 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 ना, तो बात अपने सब्जेक्ट पे वापिस आ जाओ। तो जितना काम से बचेंगे उतना हम लोग बीमारियों में जाएंगे। जब मान लो कोई फंक्शन खत्म हो जाता है, उसके बाद में वो ढेर घेर देते हैं बाहर, देखो वहां से कितनी मक्खी मच्छर आती है बाहर। सारा जो हो रही है, काम ना माने करनो पड़ जावे। हाँ जी, आ जाओ। चिन्नी मिट्टी की चीजें, चिन्नी मिट्टी की चीजें बड़ी सुंदर कलात्मक ये हमारे, आप बर्तन कह लो या और बड़ी वैरायटी है, सोच नहीं सकते कितनी है। लेकिन किससे बनी है? मिट्टी से। सेरेमिक्स, मोल्डिंग क्ले इनटू आर्ट, मोल्डिंग क्ले इनटू आर्ट, मोल्डिंग क्ले इनटू आर्ट, ये उपनाम आपने लिखना है चिन्नी मिट्टी की चीजें। आ जाओ जी। सिरेमिक एक प्राचीन प्रथा विधि एवं तकनीक है जो हजारों वर्षों से चली आ रही है, जिसमें कुशल कारीगर मिट्टी, रेत और पानी जैसे कच्चे माल को कार्यात्मक एवं सजावटी वस्तुओं में बदल देते हैं, जिन्हें देख के हमें बहुत अच्छा लगता है। मान लो मिट्टी है, मिट्टी पानी उसको मिक्स करेंगे, बना बनू के गर्म करके ठंडी करके वो हमें पेश करते हैं, तब हमें वो सजावटी चीजें अच्छी लगती हैं। इसी को ही आर्ट कहते हैं। हाँ जी। और इसी कारण वो हमारे जो HPSC है वह देखना चाहे है कि भी ये लिखना भी आवे है को नहीं इन्हें। तो बात ये हो रही है भी ये कह तो है भी हम बड़े कलाविद हैं, तो वो तब हमारी जांच होने लग रही है। हाँ जी, लो जी, बन गई गल। जो हमें आसपास खूबसूरत वस्तुएं सिरेमिक की के टुकड़े नजर आती हैं, जिन्हें हमारी आंखें बार बार देखना चाहती हैं, मतलब लय बनी हुई है आंखों में, हटने रही, बिना निर्बाध के लय चल रही है ऊपर से नीचे तक, वो बात होने लग रही है ये जो हमने लय में पढ़ा था। तो तभी वो हमारा जो संयोजन वाला जो सिद्धांत है उस हिसाब से प्रत्येक में यही है, सब लोग अच्छी अच्छी चीजें ना चाहते हैं भी हमारी तो नजर ना हटे, जिन्हें हमारी आंखें बार बार देखना चाहती हैं। अच्छा एक बात और बताऊं, ये जो आप देख रहे हो ना, ये मोती से जो पिरे हुए हैं, इनकी रियल यदि आपको पिक दिखा दी जाए तो एक अक्षर था ना समझ में को नहीं आवे। तो इसलिए वैल्यू उसी चीज की है, उसकी नहीं है। वो नींव की ईंट है, तो नींव की ईंट को कोई नहीं देखता, सारी दुनिया किसको देखती है? ओ वो देखो वह ग्रिल लाग रही है, वो पावे लग रहे हैं। कोई नहीं कहता कि इसके जो जो बिल्डिंग बनी है इतनी सुंदर, इसके नीचे नींव की ईंट भी है। तो बात फिर वापस अपने यहीं आ जाओ, जो हमें आसपास
हमारे एक लगा करता था पाठ हिंदी में, शायद वो महादेवी वर्मा का था, नीम की ईंट। हाँ जी, जो हमें आसपास खूबसूरत वस्तुएं, सिरेमिक के टुकड़े नजर आती हैं, जिन्हें हमारी आंखें बार बार देखना चाहती हैं, हमारी नजर नहीं हटती इन मिट्टी, सिरेमिक, पानी इत्यादि की कलाकृतियों से। वास्तव में मिट्टी को कला में डालने से बनती है। देखो जी, वास्तव में मिट्टी को कला में डालने से बनती है। इस प्राचीन कला में कुम्हार का पहिया, जिसको चाक कहते हैं, विभिन्न नक्काशी के उपकरण, ब्रश, स्लिप, एक प्रकार की तरल मिट्टी है ये, गलेज और भट्टी जलाने की आपूर्ति शामिल है। अब बताओ इसमें क्या जोर आ रहा है आपको? हमारे चारों तरफ को दो चार तो कुम्हार रहते ही हैं, उससे संबंधित है ये, वो सारी चीजें बनाने लग रहे हैं। सेरेमिक का दौर है। आगे आ जाओ। सुलेख, ये है जी कैलीग्राफी। कैलीग्राफी, लेखन की सुंदरता, द ब्यूटी ऑफ राइटिंग, द ब्यूटी ऑफ राइटिंग, द ब्यूटी ऑफ राइटिंग। सुलेख, कैलीग्राफी। हाँ जी, देखो जी, बालक दो तो गए चले, 12 रह गए। ठीक है, तो बना बनाया सबको पीडीएफ चाहिए, कोनी टाइम। हाँ जी, सुलेख एक पारंपरिक कला तकनीक है जिसका अभ्यास सदियों से किया जाता है। इसमें सुंदर लेख बनाने हेतु विशेष पेन या ब्रश का उपयोग करना होता है, जिसका सहयोग महत्वपूर्ण दस्तावेजों और धार्मिक ग्रंथों के लेखन में किया जाता है। तो सुलेख, कैलीग्राफी, ये भी एक प्राचीन टेक्निक है हमारी पुरानी आर्ट की, एक पारंपरिक कला तकनीक है जिसका अभ्यास सदियों से किया जाता रहा। जो भी लेखन कार्य हो रहा है, इसमें सुंदर लेख बनाने हेतु तो विशेष पेन या ब्रश का उपयोग करना होता है, जिसका सहयोग महत्वपूर्ण दस्तावेजों और धार्मिक ग्रंथों के लेखन में लिया जाता है। हाँ जी, नेक्स्ट। सुलेख केवल सुपाठ्य लेखन नहीं, बल्कि यह सुंदरता और रचनात्मकता की अभिव्यक्ति भी है। दुनिया भर की कई संस्कृतियों में सुलेख को अत्यधिक अत्यधिक सम्मानित कला माना जाता है। उदाहरण के लिए चीनी संस्कृति में सुलेख को अत्यधिक सम्मानित कला माना जाता है। इस्लामी संस्कृति में सुलेख धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों संदर्भों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप रीडिंग लगा लेना, क्लियर हो जाएगा ये। अब है जी सुलेख शैलियां, वो कौन कौन सी है? गोथिक, हल्के कागज पर भारी स्ट्रोक के साथ गहरे रंग की स्याही की विशेषता वाली शैली। अरबी इस्लामी कला से रिलेटेड एक प्रवाहमान लिपि। कढ़ाई, ये देखो जी, आप पढ़ो इसको एक बारी। रुक जाओ, एक भी तो रजाई भी आएगी आगे, जाइयो ना क्लास छोड़ गए। हाँ, कढ़ाई, ये देखो, पता ही है आपको इसके बारे में तो सारा, क्या बताने की लोड़ है बताइयो। एम्ब्रॉयडरी, कढ़ाई, सिलाई एक कहानी, जरूर लिख दियो। थाना सीना तो आ गई है कपड़ा तो, लेकिन इसको देखो शब्दों में किस तरीके से। स्टिचिंग ए स्टोरी, सिलाई एक कहानी, और इसका सब टाइटल है। और वो प्राचीन कला कौन सी है हमारी? कढ़ाई है। अब इसके बारे में मेरे हिसाब से आप मुझसे ज्यादा जानते हो, चलो फिर भी मैं लिख के लाया हूं। कढ़ाई एक उत्कृष्ट कला है जो प्राचीन काल से चली आ रही है, जिसमें कपड़े पर डिजाइन बनाने के लिए उसे रंगीन पैटर्न और बनावट से सजाने के लिए सुई और धागे का उपयोग किया जाता है। अब आप बताओ ये चीजें आपसे जुड़ी हुई है कि नहीं? बताओ इसको क्या, तो मेरे हिसाब से तो कॉपी लगाने की जरूरत नहीं है, कह जी आज आने दो कर देंगा, तो इतना आपके लिए सरल किया हुआ है ये। इस तकनीक में नाजुक टांकों, सब देखो आप, नाजुक टांकों एवं बारीकियों के साथ सावधानी रखते हुए अत्यधिक धैर्य और कौशल की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें प्रत्येक प्रकार की सिलाई कार्य करते हुए सावधानी की जरूरत है। जैसे किसी ने पुष्प की आकृति बनानी हो, प्रकृति का दृश्य उकेरना हो, चिन्ह बनाना हो, इस प्रकार की कढ़ाई में अत्यधिक गहराई, बनावट, आकर्षण इत्यादि हेतु मोतियों, सेक्विन, रिबन जैसी अन्य सामग्री को शामिल किया जाता है। हाँ जी, अब देख लियो इसमें
क्या हो रहा है, मान लो जो पेपर में आ गई वो अपने तो 15-16 कर दी, 7-8 तो लिख दोगे, ये कढ़ाई रजाई भरना तो पता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। लियो जी आगे आ जाओ, रजाई बनाना। अब आप लोग कहोगे भैया भी टेक्निक है, ये रियल में ये प्राचीन तकनीक है हमारी परंपरागत। पहले घरों में रजाइयां भर लेते थे लोग, बाद में फिर वो इनके भी पूरे घराने होते हैं, पिंजोरे पता नहीं क्या नाम लेते हैं भी, ये स्पेशल आते हैं उस वक्त जब सर्दियां आती हैं। ठीक है जी, तो पढ़ते हैं इसके बारे में। हाँ जी, यादों को साथ जोड़ना, यादों को एक साथ जोड़ना। अब आप अपने हिसाब से समझ लेना इसको, ये क्या कह रहा है, रजाई बनाना, यादों को एक साथ जोड़ना। भी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए और आप इसको इसी तरीके से सब टाइटल से लिखो तो आपको कितना अच्छा लगेगा। मैं चाहता हूं कि मोस्टली लोग ऐसा लिखें, लेकिन लिखेंगे कैसे, क्योंकि बनाए तो ये अपनों ने, जोर तो अपना लगा है। आपा लिखांगा, मैं क्यों लिख सी, मैं लिखांगा। हाँ जी, देखो रजाई बनाना को देखो हमने किस तरीके से यादों से जोड़ा है। यादों को एक साथ जोड़ना, रजाई बनाना। आउलिटिंग पीसिंग टुगेदर मेमोरीज। ये देखो ये बातें छोटी मोटी नहीं है, ये रियल में ये बात सही है। क्योंकि हम लोग बड़े भौतिकवादी हो गया जी, मैं तो छह फोन रखा, लेकिन ये जो प्राचीन जो चीजें हैं, बातें हैं, आज भी जैसे कि मान लो जो हम लोग पुराने गांवों से या हमारे पुराने घरों से या मिलते हैं या और हैं, जब सर्दी होती थी तो जाते ही पहले रजाई ला के दी जाती थी और बताया भी जाता था कि मैं अब बनवाई है, मन ठाओ अब की बार। अरे हमारे पुरानो रुई पड़ी, कपास पड़ी, अरे एक आप पुरानी चादर पड़ी बिंगी बना दी। तो ये इनमें फिर प्यार झलकता है, तभी इसका नाम रखा हुआ है यादों की रजाई। हाँ जी, चलो जी यादों की रजाई पढ़े। रजाई नाना एक पारंपरिक कला है। रजाई नाना को नहीं ना भैया, बनाना है, या वो हमारा टाइपराइटर भूल गया। रजाई बनाना एक पारंपरिक कला है, एक तकनीक है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, रियल बात है। जो प्राचीन महिलाएं हैं, पुराने जो लोग हैं, उनको बनानी आती है, और पता नहीं वो किस तरीके से यूं मोड़ के और फोल्ड करके, ये लो जी, वो जो रुई होती है या गद्दा होता है वो उसके ऊपर चढ़ जाती है होता है, उसको किस तरीके से कोई टेक्निक है, उसको फोल्ड करके सीधा उसमें वो आ जाता है, वैसे तो वो डले ना। हाँ जी, रजाई बनाना एक पारंपरिक कला है, एक तकनीक है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, जिसमें एक सजावटी और कार्यात्मक टुकड़ा बनाने के लिए कपड़े की परतों को एक साथ सिलाई करना शामिल होता है। ये तो आपको पता ही है कि मान लो रजाई है, उसका या तो पहले ही कोई कपड़ा मोटा लेंगे या दो कपड़ों को एक साथ करेंगे, उसके अंदर वो रुई है कपास डालेंगे, फिर उसके ऊपर कवर लगाएंगे। आप इस बात से उसको समझ सकते हैं, ये हमारी ट्रेडिशनल टेक्निक है कला की। आप इसको लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि कोनी या है रियल में। यदि रियल में ट्रेडिशनल टेक्निक की बात हो रही है तो यही है हमारी। हाँ जी, आगे आ जाओ। रजाइयां विभिन्न आकारों और डिजाइनों में बनाई जा सकती हैं, लेकिन उन सभी में एक चीज समान है, वे यादों के साथ जुड़ी हुई हैं। कैसे? वे यादों के साथ जुड़ी हुई हैं, इसलिए रजाई बनाने वाले अक्सर अपनी रजाई को बनाने के लिए पुराने कपड़े या अन्य भावुक वस्तुओं जैसे बच्चों के कंबल या शादी के कपड़े का उपयोग करते हैं। यह बात बिल्कुल सत्य है। मतलब कोई शादी का कोई कपड़ा पड़ा है या बच्चों का कोई कंबल है या उस हिसाब से कोई घर का ही कोई कपड़ा है, उसी से ये रजाई बनाते हैं, क्योंकि उन कपड़ों से, उन चीजों से उस घर के मनुष्यों की यादें जुड़ी हुई हैं, उसको वो फेंकना नहीं चाहते, उसको फिर वो उन रजाइयों के रूप में संजो के रख लेते हैं। तभी इस टॉपिक का नाम रखा है यादों की रजाई। हाँ जी, प्रत्येक टुकड़ा एक कहानी बताता है और तैयार रजाई में अर्थ जोड़ता है। प्रत्येक जो टुकड़ा उसमें लगाया गया है कपड़े का, वो एक कहानी बताता है। बिल्कुल सत्य बात है ये। हाँ जी, अब आ जाओ जी। रजाई बनाने का काम स्वयं चिकित्सीय है, मतलब जो घर के लोग हैं घर में भी बनाना हो सकता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। तथा रजाई बनाने वाले इस कला के माध्यम से भावनाओं को संसाधित करते हैं। इसके साथ साथ रजाई का
व्यवहारिक उपयोग भी है, क्योंकि सर्दी में गर्मी प्रदान कर हमें वो आराम देती है, खुशी देती है। यह एक स्थायी कला है। ठंड पड़न लाग रही है, रजाई मिल गई, तो आप ये बताओ फिर रजाई बनाना एक कला है, और वो कलाकृति आपके सर्दी के टाइम में आपको मिली, और आप और हम मान लो जो भी है सर्दी लग रहा है उसमें घुस गया उस कलाकृति में, तो आप ये बताओ वो रियल सुख की, आनंद की, प्रसन्नता की अनुभूति है या नहीं। पहला तो वही है कि ठंड पड़ने लग रही है, ठंडू बच गया, तो उस ठंड से बच गए तो कैसा यूं लगता है कि तो वो है कला। तो वो बात हुई है। मेरे हिसाब से आप नहीं भूलोगे ट्रेडिशनल कला, मैंने इस तरीके से आपको करवाई है और अभी चलती जा रही है। हाँ जी। अब है जी बुनाई कला, जिसको वीविंग कहते हैं। धागों को आपस में जोड़ना, धागों को आपस में जोड़ना, धागों को आपस में जोड़ना कैसे? बुनाई कला, वीविंग की बात होने लग रही है, ये जरूर लिख लेना आप। इंटरलेसिंग थ्रेड्स टू क्रिएट आर्ट, इंटरलेसिंग थ्रेड्स टू क्रिएट आर्ट। बुनाई कला, धागों को आपस में जोड़ना, जैसे कि वो रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटिकाए, जब एक बार वो टूट जाए तो उसमें फिर वो बात नहीं रहती, बात वो हो रही है। ये हमारी प्राचीन कलाएं हैं, ये हमारे प्राचीन परंपराएं हैं, हमारी रीति रिवाज है, ये हमारी संस्कृति है। तो अब तो क्या है जी, बनेड़ा कमर ले आओ, लेकिन सॉरी ये पिछली बात रजाई की होगी, लेकिन ये जो है, ये जैसे कि मान लो हम लोग बात करें पंजाब और हरियाणा की, तो जो फुलकारी है उसका यूज होता है, या बहुत से ऐसे जो चीजें हैं जो हमें वो उस कला से जोड़ते हैं, और वो जो खुद हाथ से तैयार की होती हैं, तो उनको जो पैरता है कोई ओढ़ता है तो वो बहुत अच्छा लगता है। रियल में वो हमारी पारंपरिक और प्राचीन कलाएं हैं रियल में। तो तभी ये आपके लिए हमारा जो क्वेश्चन है इतना अच्छा बना है, आए और उतनी शिद्दत से मैंने करवाया, और आपने तो किया ही होगा। हाँ जी। जिस प्रकार रजाई बनाकर, देखो उसी लाइन को जोड़ा है आगे, इसी तरीके से हमने वहां पे भी लिखना है, एग्जामिनर को भी जोड़ के रखना है, तना जान कौन दे रजाई उड़ा के छोटा गया। हाँ जी। जिस प्रकार रजाई बनाकर यादों को जोड़ा जाता है, उसी प्रकार बुनाई कला भी है, जिसमें डिजाइन और पैटर्न बनाने के लिए धागों को आपस में जोड़ना होता है, जो कि अपनी कहानी खुद कहते हैं। देखो, धागों को आपस में जोड़ना होता है जो कि अपनी कहानी खुद कहते हैं। दोबारा पढ़ देते हैं। जिस प्रकार रजाई बनाकर यादों को जोड़ा जाता है, उसी प्रकार बुनाई कला भी है, जिसमें डिजाइन और पैटर्न बनाने के लिए धागों को आपस में जोड़ना होता है, जो अपनी कहानी खुद कहते हैं। कैसे? आपने सिर्फ तुम फिल्म देखी होगी, एक बार कौन सी गिल हीरोइन है, संजय कपूर के लिए वो बनाती है, बुनती है, और उसके ऊपर दीपक होता है उसका नाम, और वो दीपक उड़ा लगे रहा है, और उसको वो बताती है कि मैं ये तेरे खातर बना रखी है या स्वेटर। लेकिन उस मूवी के अंदर देखो आप भी, लास्ट तक वो उसको वो दिखाई नहीं पाती, और लास्ट में वो उसको दिखाती है। तो ये बातें यहाँ पे होने लग रही हैं। हाँ जी। तो पहले देखो, इस तरीके के काम पहले बुनाई हुआ करती थी, बनाते थे कि दस्ताने बनावा, स्वेटर बनावा, बुनते थे, टाइम था। लेकिन कला अब तो आता भी नहीं। लो जी आगे। इस पारंपरिक कला तकनीक का उपयोग सदियों से कपड़े, कंबल, गलीचे और टेपेस्ट्री बनाने के लिए होता आ रहा है। इसका अनूठा पहलू ऊन, रेशम, कपास और लिनन जैसी प्राकृतिक सामग्री का उपयोग करना है। इसके अलावा आधुनिक बुनकर पर्यावरणीय मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए प्लास्टिक बैग या कैसेट टेप जैसी अपरंपरागत वस्तुओं को भी अपने काम में शामिल करते हैं। मतलब जैसे कि पर्यावरण है और है, उसके लिए वो आजकल जूट जाट के भी उपयोग होने लगे हैं। ये आपको समझ में आ गया है? हाँ जी। बुनाई कला तकनीक न केवल सुंदर वस्तुएं बनाती है, बल्कि दुनिया भर के विभिन्न क्षेत्रों, समाजों में इस कला का सांस्कृतिक महत्व भी है, तथा प्रत्येक संस्कृति इसके माध्यम से अपनी शैली और अर्थ बताती है। एवं इन विविध तकनीकी शैलियों के माध्यम से बुनाई अपने समृद्ध इतिहास और परंपरा को संरक्षित करते हुए विकसित एवं समृद्ध हो रही
है। देखो, हाँ जी, क्लियर है? लो जी, अब है जी मार्बलिंग। ये अपन ने पहले कर भी लिया था मेरे ख्याल से, तो दोबारा ये उसी के साथ जोड़ा है। कभी कभी तो ये ट्रेडिशनल लगता है और कभी कभी ये मॉडर्न भी लगता है। बाकी अपने देख लेंगे, अपनों ने घनी थोक में कर ली है भी। मान लो अपना डबल माइंड हो तो इसको देख लेना। बाकी वो अपनों ने कर ली, ट्रेडिशनल थी वो सारी की सारी। चलो फिर भी करते, मार्बलिंग कागज में जलीय सतह पर ये अपनों ने कर लिया भी। वो वाला मार्बल नहीं है, मैंने आपको एग्जाम्पल देके बताया था, जिसके द्वारा चिकने या संगमरमर अन्य प्रकार के पत्थरों के समान पैटर्न तैयार किए जाते हैं। याद है आपको? ये मार्बलिंग एक सरल प्रक्रिया होती है जिसमें कागज के गोलों को पानी के एक पेन में डुबोया जाता है। कर चुके हैं अपने। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मार्बलिंग नामक तकनीक में चित्रकार पानी की मूर्ति का या पेपर के ऊपर मरमर अंदाज में प्रिंट बनाते हैं तथा इसमें प्रिंट विभिन्न पात्रों और रंगों के संयोजन से बनते हैं। ग्लेजिंग तकनीक। ग्लेजिंग एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग हल्के और गहरे रंगों को एक साथ लाने और करने के लिए किया जाता है। यह किसी पेंटिंग में चमक लाने के लिए, इस प्रकार इसकी कई रेसिपी हैं। हाँ जी, इस प्रकार सरल शब्दों में ग्लेजिंग पेंट की एक पारदर्शी परत को दूसरे के ऊपर लगाना होता है तथा इस तकनीक का उपयोग किसी पेंटिंग के रंग बदलने, चमक बढ़ाने के लिए किया जाता है। बड़ी सरल भाषा में है, पीडीएफ तैयार है। मेरे को मान लो कि एक आधी बार मैं तो क्या पता इसकी रीडिंग भी ना लगाऊं, मैं तो पॉइंट याद करने। आप लोग 2 बार ही रीडिंग लगा लोगे, पेपर तक नहीं पहुंच भूल लोगे। ये कर्म ने इतने अच्छे तरीके से लिया। अब है जी ग्लेजिंग तकनीकी में चित्रकार एक उत्तरदायी परत को चित्र सतह रंगों को बढ़ाते हैं, विविधता में चमक लाती है। इस प्रकार यह तकनीक रंगों के उपयोग को और ज्यादा अट्रैक्टिव एवं प्रभावशाली बनाती है। सीधे सरल शब्दों में किसी चित्र पेंटिंग में रंग की हल्की परत पर गहरा रंग लाना ही ग्लेजिंग कहलाती है। देखो, इसके बाद में एक और आएगी। ये तो क्या कह रहा है, पेंटिंग में रंग की हल्की परत पर गहरा रंग लाना ही ग्लेजिंग कहलाता है। और इससे जो आगे है स्कबलिंग, इस तकनीक में गहरे रंग की परत पर हल्का रंग लगाया जाता है, या यूं कहें कि इसका अर्थ बनावट वाले इम्पेस्टो बनाने के लिए गहरे रंग की अंडर पेंटिंग पर अपारदर्शी प्रकाश को धीरे धीरे लगाया जाता है। ये उसकी अपोजिट है। एक याद कर लोगे, ये नाम याद कर लेना, दोनों याद रह जाएंगी। आगे आ जाओ। निष्कर्ष, ये तो हम जरूर लिखेंगे। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि पारंपरिक कला तकनीकों की खोज पुरस्कृत सम्माननीय एवं संतुष्टिदायक अनुभव एवं इतिहास है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि पारंपरिक कला तकनीकों की खोज पुरस्कृत एवं सम्माननीय संतुष्टि का दायक अनुभव इतिहास है। तैल चित्रण चित्रकला से लेकर बुनाई तक, ये देखो किस तरीके से आपने अपनी जो हम लोग जो लिखने जा रहे हैं, कैसे सब्जेक्टिव एग्जाम के अंदर कैसे नंबर लिए जाते हैं। देखो, निष्कर्ष में सबसे लास्ट में तैल चित्रण चित्रकला से लेकर बुनाई तक प्रत्येक तकनीक अपनी अनूठी चुनौतियां और सुंदरता पेश करती है। मतलब कितना उन्होंने संघर्ष करा है, लेकिन आज भी फिर वो जिंदी हैं। ये इसके अंदर हम लोग बताने लग रहे हैं एग्जामिनर को। हाँ जी, व्यक्ति, ये भी आप लिख सकते हो, व्यक्तिगत रूप से मैंने पाया कि इन तकनीकों को आजमाने से मुझे उन तरीकों से अपनी रचनात्मकता को उपयोग में लाने की दिशा मिली जिनके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आप लिख सकते हो इसको, व्यक्तिगत रूप से मैंने पाया कि इन तकनीकों को आजमाने से मुझे उन तरीकों, पारंपरिक तकनीक के बारे में कह रहा है भी। उन तरीके कौन से, जो पारंपरिक तकनीक हमने पेपर में लिखी हैं, ये एग्जामिनर को बता रहा है भी। मैं कैंडिडेट व्यक्तिगत रूप से मैंने पाया कि तरीकों को आसानी तक से अपनी रचनात्मकता को उपयोग में लाने की दिशा मिली जिसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था। अब आप लोग ये बताइए भी, इस तरीके से यदि हम लोग कंटेंट तैयार करें और लिखें तो नंबर कैसे कटेंगे हमारे? बस ये क्वेश्चन आ जाए। अब प्लानिंग ये है कि मेरी तरफ से कंटेंट मैंने रेडी, कल पूरा दिन पूरे 20-40 घंटे मैंने लगाए हैं, 20 घंटे कंटिन्यू लगाए हैं। मैंने इतना मटेरियल ला के हमारी एकेडमी में दे दिया है, वो टाइप होने लग रहा है। मैं आपको बता देता हूँ, आपकी यूनिट नंबर 17, यूनिट नंबर 12, यूनिट नंबर 15, 2 हम ये करने लग रहे हैं, यूनिट नंबर 5। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बहुत ही जल्दी
कंटेंट जो है वो हम लोग आपस में एक्सचेंज कर लेंगे, रीडिंग कर लेंगे, पढ़ लेंगे, और उसमें से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं चाहता हूं कि हम उनको डिस्कस करें, वो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिट है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग भी विद्वान हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, 2-2 3-3 सब ने एमए करी हुई हैं, अब हमें उस तरीके से पढ़ने की जरूरत नहीं है। कंटेंट मिल जाए, उसको हम रेडी कर लें, पढ़ लें, रीडिंग कर लें, और फिर उसमें से क्वेश्चन निकालें, आप भी और मैं भी, हम सब मिलके फिर हम उन क्वेश्चनों को अध्ययन करें। मैं ऐसा सोच रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी है। आज वाला जो हमने जो टॉपिक करा है मेरे हिसाब से तो 1 नंबर का है, और आपसे जुड़ गया होगा। धन्यवाद, सत श्री अकाल, नमस्कार।